भाई दिल्ली को भारत की राजधानी इसलिए बनाया गया था जिससे वो भारत की सभी समस्याओं का समाधान कर सके। दिल्ली खुद अपनी समस्याओं में फंसी हुई है, ये क्या समस्या का समाधान करेंगे? दिल्ली में एयर पोल्यूशन की समस्या, दिल्ली में वाटर पोल्यूशन की समस्या, दिल्ली में अवैध झुग्गियों की समस्या, एक नई समस्या और बेचारों को गले पड़ गई है। यदि दिल्ली वासियों की गाड़ी 10 साल पुरानी है और अगर वो पेट्रोल भराने जाते हैं तो गाड़ी जब्त कर ली जाएगी। तो जो अपनी समस्याओं का समाधान नहीं कर रहे हैं वो देश की समस्या का समाधान कैसे कर देंगे? साला दिल्ली नहीं हुई, अमित शाह का लड़का हो गया, कोई भी आके इज्जत लूट लेता है। पहले तुगलक ने आके लूटा, अब रजिया सुल्तान लूट रही है। गुस्सा मत हो, मैं कुछ बात समझाता हूँ, समझो। इसीलिए दोस्तों अभी इस वीडियो को स्किप नहीं करना है। मैं इस वीडियो में आपको एक बहुत महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन दूंगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट और आपको ग्रो करने में हेल्प करेगी। तो चलिए साथ में जानते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो में ये समझते हैं कि दिल्ली की वास्तविक समस्या क्या है। क्या दिल्ली की वास्तविक समस्या वायु प्रदूषण या जल प्रदूषण? हकीकत यह है कि दिल्ली की वास्तविक समस्या ना तो वायु प्रदूषण है ना ही जल प्रदूषण। दिल्ली की वास्तविक समस्या है झूठे वादों का प्रदूषण, फिर वो किसी भी राजनीतिक पार्टी या राजनेता के द्वारा किया गया हो। अब इन फूफा जी को ही देखो, दिन दहाड़े झूठ बोलने में महारत हासिल है। सरेआम बच्चों की कसम खाने के बाद यह व्यक्ति जिस प्रकार से यूटर्न लिया है, इतना यूटर्न लेने वाला नेता इस देश में पैदा ही नहीं हुआ। उसका परिणाम है जो झूठ बोलकर राजनीति की, दिल्ली की जनता ने इनको सबक सिखाया और सत्ता के बाहर बैठा दिया। झूठ का लेवल आप समझिए कि यमुना को लेकर इन्होंने कितने समय पर कैसे कैसे झूठ बोले हैं, आप इस क्लिप में सुनिए खुद। 5 साल में यमुना को इतना खूबसूरत बना देंगे कि आप अपने बच्चों के साथ पिकनिक मनाने के लिए यमुना जी तट पर जाना शुरू करें। 5 साल के अंत में आपको सबको यमुना में डुबकी तो जरूर लगवा दूंगा मैं। अगले चुनाव तक मैं यमुना को साफ कर दूंगा। ठीक इसी प्रकार से मोहल्ला क्लिनिक के लिए किस प्रकार से बातें बोल रहे थे और धरातल पर उसकी क्या वास्तविक तस्वीर थी वो भी देखिए आप। वॉशिंगटन पोस्ट में खबर छापी, कैन अमेरिका लर्न फ्रॉम दिल्लीज मोहल्ला क्लिनिक्स। यस, मोहल्ला क्लिनिक है आम आदमी पार्टी मोहल्ला क्लिनिक का शानदार दृश्य। और जब इतने बड़े बड़े झूठ बोले जाएंगे जनता नाराज होगी, और जनता नाराज होगी तो जनता तुमसे क्या बोलेगी तुम्हें मालूम है। देखो खुद क्या बोल रहे हैं अपने बारे में ये व्यक्ति। केजरीवाल भड़वा है, केजरीवाल आतंकवादी है, 100 कमीने बड़े मरे थे तब एक केजरीवाल पैदा। पर इन लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राजनीति में इतना कमा लेते हैं कि जिंदगी भर इनका बैकअप बना रहता है। परेशान होते हैं आप और हम, इसीलिए जिंदगी में सेकंड सोर्स। अब ऐसा बिल्कुल नहीं कि इस नेता ने प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कोई उचित उपाय नहीं किए हैं। ऑड इवन स्कीम चलाई थी और इस स्कीम की सबसे बड़ी विशेषता ये थी, धरातल पे कम होर्डिंग में ज्यादा थी। जितना पैसा इन्होंने ऑड इवन स्कीम के प्रचार में लगाया था, अगर उतना ही पैसा या धरातल पर लगा देते तो शायद थोड़ा बहुत प्रदूषण में फर्क पड़ जाता। लेकिन ढोल ज्यादा पीछा है, काम कम किया। दिल्ली वालों को समझ में आया, बाहर बैठा दिया। फूफा बाहर हुए, बुआ जी आ गई। बुआ जी ने आते ही धड़ल्ले से बल्लेबाजी करना शुरू की है और खतरनाक खतरनाक निर्णय ले रही हैं। प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उन्होंने जो निर्णय लिए उसमें बहुत सारे सकारात्मक कदम हैं। इलेक्ट्रिक बस चलाई हैं उन्होंने सोलर पार्क्स बनाना शुरू कर दिए हैं, प्यूरीफायर लगा दिए हैं पब्लिक प्लेसेस में, और अक्टूबर नवंबर में प्लान किया जा रहा है क्लाउड सीडिंग का, जिससे कि प्रदूषण जब बढ़ेगा उस समय तो वो कम हो जाए, जिसे हम पीएम पार्टिकल प्रदूषण कहते हैं। तो स्वाभाविक तौर से भविष्य की तैयारियां और वर्तमान की तैयारियां साथ साथ चल रही हैं प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए। तो जिस प्रकार से मुझे आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम की चिंता है, ठीक उसी प्रकार से बुआ जी को दिल्ली में पर्यावरण की चिंता है। मोदी जी ने बताया होगा कि पृथ्वी के ऊपर एक ओजोन परत है, उसमें छेद हो गए हैं। इस ओजोन परत को भरने के लिए इसमें टपरों की जरूरत पड़ेगी, ढेर सारा लोहा चाहिए। लोहा कहाँ से आए? बड़ा आसान है। दिल्ली में उन गाड़ियों को बैन कर दिया है 10 से 15 साल पुरानी थी, उनको स्क्रैप में भेजा जाएगा, ठोक पीट के लोहा बनाया जाएगा। उन लोहे के पत्रों से अब ओजोन परत का छिद्र भरा जाएगा। पर्यावरण संरक्षण के लिए बात कर रहे हैं। छिद्र भर जाएगा, दिल्ली वाले पर्यावरण से सुरक्षित हो जाएंगे। अब इसमें हाय तौबा करने की क्या जरूरत है? कुछ लोग बोलेंगे सर हमने तो अभी कार ली थी, 12 साल की ईएमआई कराई थी, वो पूरी नहीं हो पाई, वो गाड़ी को मृत घोषित कर रहे हैं। तुम लोगों ने गीता नहीं पढ़ी। गीता में साफ लिखा है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा वो अच्छा होगा। तुम क्या लेकर आए थे, तुम क्या लेकर जाओगे? भाई जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होना तय है। गाड़ी का जन्म हुआ रजिस्ट्रेशन के रूप में, मृत्यु स्क्रैप होने जा रही है। भारत सरकार से कह रहा हूँ कि अब गाड़ियों को जन्म प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाए कि 0 से लेकर 1 साल तक की गाड़ी को नवजात, 2 से लेकर 5 साल तक की गाड़ी को युवा, 5 से लेकर 10 साल तक की गाड़ी को वृद्धा, और 10 साल के बाद इसको मृत घोषित कर दिया जाए। कंधों पे लद के जा रही है। क्योंकि यह हिंदूवादी राष्ट्र है, इसलिए मैं ये एक निवेदन करूंगा कि गाड़ी को जलाने की अनुमति दी जाए, दफनाने की नहीं। और दिल्ली वालों को तो ये लग रहा है कि जलाने से अच्छा दफना ही दिया जाए, साथ में हमें भी दफना दिया जाए, जैसे इन भाई साहब को दफनाया गया। अपनी ही गाड़ी के साथ दफन हो गए। क्या करें, ईएमआई चुका नहीं पाए, गाड़ी नष्ट करने का समय आ गया है।
पर यह सब इसलिए नहीं किया जा रहा है कि दिल्ली वाले परेशान हो, यह सब इसलिए किया जा रहा है कि उन्हें पर्यावरण की चिंता है। तो बुआ जी ने पत्रों की व्यवस्था तो कर ली इन छेदों को भरने के लिए। फिर बुआ जी को अमित शाह ने बताया कि ये छेद इसलिए हो रहे हैं क्योंकि एसी लोग ज़्यादा चलाते हैं, अगर एसी चलना बंद हो जाए तो ये छेद होना बंद हो जाएंगे। तो बुआ जी ने दिमाग लगाया कि गाड़ी अगर तोड़ेंगे तो गाड़ियाँ में एसियाँ होती हैं, तो वो एसियाँ भी टूट जाएंगी, एसी भी ख़त्म हो जाएंगे और पतरे भी बन जाएंगे। फिर मालूम चला कि नहीं, रेल की पटरियों के किनारे अवैध बस्तियों में भी ढेर सारी एसियाँ चल रही हैं। तो इन्होंने पहला काम क्या किया कि अवैध बस्तियों को ही उजाड़ दिया, ना रहेंगी बस्तियाँ ना होंगी एसियाँ। सर इन बस्तियों को क्यों उजाड़ा और इनसे एसियाँ क्यों हटाई? भाई इसलिए हटाई, भाई खुद का भी तो घर बनाना है। दूसरों का घर उजाड़ दिया, 2 बंगले बनाकर अपना 1 बंगला बना रही हैं, उसमें 24 एसियाँ लगा रही हैं। भाई पर्यावरण संतुलन भी नाम की कोई चीज़ होती है ना, अगर यहाँ एसी लगेंगे तो कहीं से तो हटानी पड़ेगी। इसीलिए झुग्गी झोपड़ियों को और गाड़ियों को स्क्रैप करके एसियों को संतुलित किया जा रहा है। 10-15 लाख गाड़ियाँ स्क्रैप होंगी, सोच कर देखो ना यार, 10-15 लाख एसियाँ ख़त्म कर दी, इन्होंने 24 लगाई, तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है। लेकिन यहाँ सरकार से एक प्रश्न तो पूछना बनता है कि मान लो 10 साल पुरानी गाड़ी को तुमने वैध कर दिया और वह प्रदूषण फैला रहा है, तो जिन गाड़ियों से तुम लोग जा रहे हो उन गाड़ियों को बंद करके साइकिल से जाना शुरू करो। जिन घरों में तुम रह रहे हो वहां एसी लगाना बंद करो। तुम लोगों को 24 एसी लग रहा है, पर्यावरण प्रदूषण हम लोग बचाएं। और अगर पुरानी गाड़ियों से इतनी तकलीफ है, प्रदूषण हो रहा है, तो सबसे पहले इनको रिप्लेस किया जाए ना। 40 साल पुराने हवाई जहाज उड़ा रहे हैं हम लोग, क्रैश हो रहे हैं, पायलट मर रहे हैं। जहां पैसा लगाना चाहिए, जिनको हटाना चाहिए, उनको ना हटा के आम आदमी को परेशान किया जा रहा है, वो भी पर्यावरण संरक्षण के नाम पर। और पर्यावरण की मीटिंग कहाँ हुई होगी? ऐसे कमरे में जहाँ एसी चल रही है। और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ पर्यावरण का ज्ञान देने के लिए, वहां पर भी एसी चल रहा है। तो ये तो दोहरा चरित्र है ना, कि पुरानी गाड़ियों को हटा रहे हैं और पुराने फाइटर जेटों को जो 40 साल पुराने हैं उनको बेचारे हमारे पायलट उड़ाते हैं, कोई खराबी आती है मर जाते हैं, उसकी कोई जवाबदारी नहीं है। लेकिन 10 साल पुरानी गाड़ी हटानी है, हटाओ भाई। लेकिन यह भी सोचो ना कि जिन रोडों पर वो गाड़ियां दौड़ रही हैं उनमें गड्ढे हैं। ये रोड में गड्ढे नहीं है मैडम, गड्ढों में रोड है। और हकीकत देखो, ये दिल्ली में सड़क नहीं फटी है, एक्चुअली इसमें दिल्ली वालों का चेहरा देखो, फटी पड़ी हुई है सड़क। और तुम्हें चिंता इस बात की है कि वो 10 लाख जो गाड़ियां हैं जो 10 साल पुरानी हैं उनको वहां से रिप्लेस करने की तुम तैयारी कर रही हो। 10 लाखों जितनी भी संख्या हो, XYZ। यहाँ ये सोचने की जरूरत है कि अगर तुमको लग रहा है कि 10 साल पुरानी गाड़ियां प्रदूषण फैला रही हैं, तो जो एक मंत्रालय है, विभाग है, जिसे हम PUC बोलते हैं, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बोलते हैं, ये PUC जारी करता है। काहे के लिए जारी करवा रहे हो? क्यों फालतू पैसा खर्च करवा रहे हो? तो फिर इसका कोई औचित्य नहीं है, तो ये फालतू काम है। या ये मानती हो कि जिस दिन गाड़ी है उस दिन प्रदूषण फैलाना शुरू कर दिया तो गाड़ी ही बंद कर देनी चाहिए। तो इस प्रकार के जो तुगलकी और लोकतंत्र की हत्या करने वाले फरमान आ रहे हैं, इससे तुम्हारी राजनीति सिद्ध हो सकती है, इससे जनता संतुष्ट नहीं होगी। और यही गलती पिछले वाले CM ने की थी, उनको सबक मिल चुका है। इसलिए आंखें खोली और समझने का प्रयास कीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ये गाड़ी स्क्रैप की जा रही है इसके पीछे एक बहुत बड़ी राजनीति है और बहुत बड़ी सरकार का षड्यंत्र है। वो षड्यंत्र क्या समझना, आपने कुछ दिन पहले खबर पड़ी होगी कि पुरानी गाड़ी बेचने पर सरकार GST लेगी। और दिल्ली में एक नया कानून ला दिया गया कि 10 साल से पुरानी गाड़ी दिल्ली में चला नहीं सकते हो, तुम्हें पेट्रोल नहीं मिला जाएगा, जब्त कर ली जाएगी गाड़ी। और महंगी महंगी गाड़ियां बेचारों की अब वो बेचने के लिए तैयार हैं, पर दिल्ली में कोई उनको खरीदेगा नहीं, बाहर कौड़ी के दाम पर जाएंगी। अब जो गाड़ियां वो बेच चुके हैं उनको नहीं खरीदनी पड़ेगी, तो तुम सर्विस सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर, इनमें बूम होते हुए देखोगे। फिर यही सरकार बाद में चिल्लाती घूमेगी, देखो इस साल हमने ऑटोमोबाइल में कितनी तगड़ी बिक्री की है। तो यह इस प्रकार से एक झांसा है, एक दबाव डाला जा रहा है, अतिरिक्त दबाव डालने का प्रयास किया जा रहा है। जिनके पास पैसा नहीं है वो EMI पे फिर गाड़ियों को खरीदेंगे, बैंकिंग सिस्टम बूम आएगा, फिर वो पैसा दिवालिया में बदल जाएगा। कौन जिम्मेदार होगा इसके लिए? कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो सोच समझ के लिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि खड़े हुए सवेरे चलो गाड़ी बंद कर देते हैं, चलो देश बंद कर देते हैं, चलो नोट बंद कर देते हैं। अबे रामलीला चल रही है क्या? अबे मन किया जो उठाया वो कर दिया। समझने की जरूरत है ना कि जनता पर इसका क्या बीतेगी। वहां एसी में निर्णय लिया और उठाकर अप्लाई कर दिया। तो ये सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि पुरानी गाड़ी बिकेंगी तो GST में लाभ होगा, फिर नई गाड़ी लोगे उस पर मुझे टैक्स मिलेगा, फिर गाड़ी आएगी तो जो तुम्हारे पूंजीपति उनको लाभ होगा, फिर वो पैसा वाले बनेंगे। गरीब तो ये इंसान बन रहा है ना, जिस बेचारी गाड़ी अभी EMI भी नहीं चुका पाया है, उसका फुल आनंद भी नहीं ले पाया और गाड़ियां बंद करनी पड़ी। सोचने की जरूरत है कि इस प्रकार के निर्णय आखिरकार लिए क्यों जा रहे हैं। धरातल पर काम करो ना,
पीएम पार्टिकल्स, पार्टिकुलेटेड मैटर्स मेन रीजन है वहां पर। कंस्ट्रक्शन चल रहा है अंधाधुंध, धूल उड़ रही है अंधाधुंध, उसमें उपकरण पे पैसा खर्च करो। पराली जलाई जा रही है, उसका निदान करो। इतना रिसर्च, इतना टेक्नोलॉजी बढ़ चुका है। तुम जो काम कर रहे हो इससे प्रदूषण पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, इससे टैक्स कलेक्शन बढ़ सकता है, इससे तुम्हारे पूंजीपति दोस्तियों को फायदा हो सकता है, पर आम आदमी को इससे कोई राहत होने वाली नहीं है। और इससे अच्छे तो ये फूफा थे, कम से कम प्रचार में ही लोगों को खुश करते थे। ऐसे निर्णय तो नहीं उठाए उन्होंने कम से कम, कि झुग्गी झोपड़ियां तोड़ दे रहे हैं, पानी की सप्लाई नहीं कर पा रहे हो, गाड़ियां ही बंद कर दे रहे हैं। तो एक काम करो ना, दिल्ली ही बैन कर दो। सुविधाएं पहले दे दो, उसके बाद उसको हटाओ तो समझ में आता है। सुविधाएं दे नहीं पा रहे हो, तुगलकी फरमान जारी कर रहे हो, तो इससे कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या हो रही है। तो इस लोकतंत्र को अगर बचाना है तो पहले अपने बुद्धि का प्रयोग करना है और उंगली का प्रयोग करके सही जगह बटन दबाना है। गाली गलौज, बदतमीज, असभ्य भाषा का प्रयोग करने वाले कम बुद्धिमान लोगों को सत्ता नहीं सौंपनी चाहिए। अगर सत्ता सौंपोगे तो उसका भुगतान तुम्हें करना पड़ेगा। लगेगी आग तो आएंगे कई घर इस जद में, इस गली में अकेला हमारा मकान थोड़े ही है। बहुत सटीक भाषा है भाई साहब ये, कि अगर तुमको लगता है कि फलाने घर तोड़ा जा रहा है, हमारा नहीं तोड़ा जाएगा, तो तुम भ्रम में हो। फलाना परेशान किया जा रहा है धर्म या जाति का, हम परेशान नहीं करेंगे, तो तुम भ्रम में हो। ये राजनेता किसी के नहीं, ये केवल बोर्ड के हैं, वो वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। इसलिए जागो, समझो और आगे बढ़ो। और आगे ऐसे बढ़ो कि कानूनी कार्रवाई करने में आसानी हो। सोच कर देखो, पानी गंदा होगा तो आरओ बिकेगा, प्रदूषण होगा तो मास्क बिकेगा, डॉक्टर बिकेंगे, गाड़ियां टूटेंगी तो नई गाड़ियां बिकेंगी। ये सब सोच समझ कर किया जा रहा है। इसीलिए इस प्रकार की कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। इस प्रकार की कानूनी लड़ाई के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाइए। आवाज़ उठाओगे तो बचे रहोगे। अगर इस उम्मीद में हो कि अभी हमारा नंबर नहीं आया है, फलाने पर बीत रही है, तो बहुत दूर नहीं हो, तुम चपेट में आने वाले हो। इसलिए समझो कि किसी राजनीतिक पार्टी के तुम गुलाम नहीं हो, किसी नेता का गुलाम नहीं हो, स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हो। अच्छा होगा तो खुलकर तारीफ करेंगे, बुरा हुआ तो हाथ में जूता लेके खड़े हैं। बाप नहीं हमारा कोई, ना माई बाप हो, नौकर हैं, नौकर की तरह इनको ट्रीट करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।